आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6 यानी लेसन 6 माई चाइल्डहुड। और ये 9th क्लास की इंग्लिश का है। और इसमें हम देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनके बारे में, उनके बचपन की यादें देखेंगे, उन्होंने क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटसमैन। यानी कोई आप किसी ने आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो साइंटिस्ट भी हो और वो साथ ही साथ स्टेटसमैन भी हो, यानी कोई जो हमारा नेता वगैरह भी हो। ठीक है, आपने कोई ऐसा साइंटिस्ट देखा है जो नेता भी हो। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस। एपीजे अब्दुल कलाम जिनके जो प्रोजेक्ट थे, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे, जो स्पेस के प्रोजेक्ट बनाए थे, डिफेंस के बनाए थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बनाए थे उन्होंने। गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। और इनके ये प्रोजेक्ट से ही जो 21वीं शताब्दी का जो भारत है, उसको भारत को क्या किया था, गाइड किया था उन्होंने। इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से ही भारत आज इतना आगे पहुंच पाया है। और यही क्या बने थे, 2002 में 11th प्रेसिडेंट बने थे। यानी जो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, 11वें जो राष्ट्रपति थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। और ये एक साइंटिस्ट भी थे और जो 2002 में प्रेसिडेंट भी बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो होता है जिसमें वो अपनी सारी जितने भी जीवन का होता है, शुरू से लेकर के क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें बताया जाता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसने उन्हें बहुत कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। यानी वो कहते हैं कि मैं तत्कालिक मद्रास राज्य, जो ईस्ट वाइल है उसका मतलब होता है तत्कालिक, जो पहले था मद्रास राज्य को, अब जो अब चेन्नई है, चेन्नई कहा जाता था। तो जो मद्रास है उसे पहले चेन्नई बोला जाता था। तो ये बोल रहा है तत्कालिक मद्रास राज्य के द्वीप नगर रामेश्वरम के मध्यवर्गीय मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मध्यवर्गीय तमिल परिवार में जन्मा था। माई फादर जैनुल बद्दीन हैड नीदर मच formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. ये अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि जो इनके पिता थे जैनुलबद्दीन, उनको ना तो कोई औपचारिक शिक्षा मिली थी, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक, जैसे स्कूल में जाना, वो सारी चीज़ें, उसको वो नहीं गए थे कभी भी, वैसी औपचारिक शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी। और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा धन था, उनके पास इतना सारा पैसा भी नहीं था। अब इन सभी कमजोरी के बावजूद भी, डिसएडवांटेजेस या फिर प्रतिकूलताओं के बावजूद भी, वे जन्मजात अत्यधिक विवेकशीलता यानी ग्रेट इनेट विजडम, यानी वो इनेट का मतलब होता है जो पहले से ही आपको बचपन से कुछ चीज़ मिली होती है, क्वालिटी मिली होती है वैसी। तो उस चीज़ के वो विवेकशीलता और आत्मा आत्मा की सच्ची
जो 6 पैसा होता था यानी 100 रुपए का छठवां पार्ट, 6 पैसे। तो ये एक इतनी रकम थी जो उस समय 8 साल के बच्चे के लिए काफ़ी थी। तो वो कहते हैं मामूली सी राशि थी एक तरीके से ये। कहते हैं एक दिन के इकट्ठे किए हुए बीजों से मुझे एक आने की मामूली राशि मिलती थी। अब माई ब्रदर इन लॉ, इनका एक ब्रदर इन लॉ है, वो है जलालुद्दीन। इनके नाम याद रख लेना कौन है, जलालुद्दीन। वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द, ये समाचार का नाम है दिनमनी। दिनमनी है। तो वो कह रहे हैं कि जब उसका जो बहनोई था, जो जलालुद्दीन, वो है ना उन्हें युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाया करता था, और जिनको वो बाद में क्या करता था, दिनमनी एक समाचार पत्र है, उनकी हेडलाइन में वो उसे देखा करते थे कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा यह हुआ होगा। तो ढूंढा करते थे ये चीज़ें उनको, यानी वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. उन्हें ये पता चला कि हमारा जो एरिया था जहाँ ये रह रहे थे, वो है ना बिल्कुल अलग था, अलग था। तो इस वजह से वो क्या था, युद्ध जो हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था, उससे पूर्णतः अप्रभावित था, यानी उससे बिल्कुल भी आइसोलेटेड था, अलग था। वहाँ पे वो अनअफेक्टेड एरिया बन गया था। अभी वहाँ पे वार का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। But soon India was forced to join the Allied force and sometimes like a state of emergency was declared. लेकिन एक जल्दी ही ऐसा हुआ कि इंडिया को है ना जानबूझकर या ज़बरदस्ती ना अलाइड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया। तो जो जॉइंट अलाइड फोर्स में आते हैं आपके यूके, यूएस और रशिया, ये अलाइड फोर्स थे क्योंकि उस समय यूके के कंट्रोल में था भारत, इसलिए उसको अब इसे फोर्स किया गया कि जाओ और लड़ाई करो। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी है ना एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। जो आपातकाल लग गया था, फोर्स कहाँ गया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो आपातकाल लग गया था, उसके बाद इसके कुछ प्रभाव भी निकले। द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो सबसे पहला इसका इफेक्ट हुआ वो हुआ कि जो ट्रेन रुकती थी, हाल्ट का मतलब होता है रुकना, ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पर, वो रुकना बंद हो गई। सस्पेंशन का मतलब वो रुकना वो बंद हो गया। द न्यूज़ पेपर वाज हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन रुकी नहीं रही थी तो वो जो न्यूज़ के बंडल आते थे, न्यूज़पेपर आते थे, उनको बंडल करके ही उसे बाहर फेंकना होता था चलती ट्रेन से ही। और ये फेंकते थे रामेश्वरम रोड के पास, फेंकते थे रामेश्वरम रोड पे फेंकते थे, और जो किसके बीच में पड़ता था, वो पड़ता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एस इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। अब वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो उसका जो भाई था शमसुद्दीन था, उसको न्यूज़पेपर लेने पड़ते थे। तो उसको न्यूज़पेपर लेने के लिए एक बंदे की जरूरत चाहिए थी जो उसको है ना उनको बंडल को है ना पकड़ सके, ठीक है, कैच द बंडल। और तो यही चीज़ थी कि अब उसको पता था अब्दुल कलाम को। तो उन्होंने क्या करा, इस जगह को फिल कर दिया, और जो उन्हें चाहिए था तो ये अब्दुल कलाम थे, इस काम में लग गए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। अब जो शमसुद्दीन था उसने है ना, शमसुद्दीन की वजह से उनको पहली फर्स्ट वेज हुई थी, यानी शमसुद्दीन ने मुझे मेरी प्रथम मजदूरी कमाने में सहायता की, यानी वह मुझे इस काम के लिए मजदूरी देता था, यानी जो फर्स्ट वेज था। और इसी के लिए शमसुद्दीन ने ना इसको पैसे भी दिए थे, मतलब इनको पैसे दिए थे, और ये जो पैसे दिए थे उनकी वो पहली कमाई थी एक तरीके से। अब हाफ ए सेंचुरी लेटर, अब ये जो 50 वर्ष होते हैं, हाफ अ सेंचुरी मतलब 100 साल, पूरा एक सेंचुरी होता है, तो हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल बीत गए। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि 50 साल बाद भी अपनी पहली कमाई के पैसों पर मुझे आज भी गर्व की लहर की अनुभूति होती है। गर्व का भाव होता है उनको। सर्ज ऑफ प्राइड का मतलब होता है गर्व का भाव। तो जो भी कुछ हम काम पहली बार करते हैं, तो अगर आप कभी कोई भी रुपया कमाते हो, पहली बार कमाते हो, आपकी पहली पेमेंट आती है, तो वो पेमेंट हमेशा हमको याद रहती है। तो यही चीज़ थी, उनको अभी भी ये पेमेंट याद थी, और जब भी ये सोचते हैं तो उनको है ना एक गर्व से है ना, गर्व का भाव उनके अंदर आ जाता है कि मैंने ये सबसे पहला अपना रुपया कमाया था। अब चौथा देखते हैं। एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio-economic
and emotional environment and train in certain ways by figures of authority। अब वो कह रहे हैं कि हर एक बच्चा जो था, प्रत्येक बच्चा कुछ वंशागत यानी उत्तराधिकार में पाना, जो इनहेरिटेड का मतलब होता है जो उसे बचपन से ही मिलता है अपने माँ बाप से, तो वंशागत भी बोलते हैं इसे, वंशागत गुणों के साथ एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक, स्पेसिफिक सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक आर्थिक का मतलब होता है वहाँ का जैसा भी उसका जो पास का एरिया होगा, समाज होगा, वहाँ कैसे विचार हैं, और जो उनके घर वाले हैं वहाँ कैसे हैं, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मिडिल क्लास है, अभी हमने देख लिया था ये मिडिल क्लास में ही थे, तो वैसी स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट, तो विशेष सामाजिक आर्थिक एवं भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। ये कह रहे हैं कि हर कोई बच्चा ऐसे जन्म लेता है। इमोशनल का मतलब होता है भावात्मक, उसमें एनवायरनमेंट, इमोशनल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप जानवरों से प्यार करते हो तो वो आपका इमोशनल एनवायरनमेंट होगा, तो आपको भी है ना जानवरों से प्यार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसे होगा कि आपके घर वाले या फिर आपका जितना भी आसपास के हैं सब जानवरों को मारते होंगे, तो आप भी बचपन से ये सीन देखोगे और आपको भी इनसे हिट होने लग जाएगा। ये नहीं कह रहा ये 100% होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये ऐसा ही होने लग जाता है, क्योंकि माँ बच्चे सीखते हैं कि माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो वही होता है इमोशनल एनवायरनमेंट, तो जिस जगह पर हम रहते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और जो प्रमुख बड़ों के जो फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब है जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे वो दूसरे बड़े लोग करते हैं वैसे ही ये करने लग गए थे, तो इन्होंने ये ट्रेन किया था। कैसे सारे ट्रेन किए थे? बड़ों के रास्ते पर चल करके। तो प्रमुख लोगों द्वारा उसे कुछ निश्चित तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। जो प्रमुख लोग होते हैं यानी बड़े लोग होते हैं, वो उनको ना सिखाते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो यही सी चीज़ होती है, ये चाहे हर बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। अब आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी, हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। अब वो बोल रहे हैं कि मैं अपने पापा से, उन्हें अपने पापा से क्या मिला था? उन्हें अपने पापा से मिला था हॉनेस्टी मिली थी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था। ठीक है, हॉनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन ये मिला था, ये विरासत में प्राप्त हुआ था। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म अनुशासन, और हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो उन्हें ईमानदारी और आत्म अनुशासन पिता से विरासत में प्राप्त हुई। और फ्रॉम माई मदर, अब मम्मी से उन्हें क्या मिला था? आई इनहेरिटेड ए फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो बोल रहे हैं कि उनको अपनी माता से अच्छाई में विश्वास, ठीक है, और गहरी दयालुता ये माता से प्राप्त हुई थी उन्हें, और यही सारी चीज़ें उनको उनके तीनों भाइयों और बहनों को भी विरासत में मिली थी। तो मदर से उनको मिली थी फेथ इन गुडनेस, यानी अच्छाई में विश्वास रखते थे वो, कि हर कुछ चीज़ अच्छी के लिए ही होगी और अच्छे के लिए ही मानते थे। और दूसरा डीप काइंडनेस, उनको बहुत काइंडनेस थी, वो जैसे कि आप किसी की मदद करनी हो तो वो कर देते थे, तो ऐसी काइंडनेस उनको मदर से मिली थी। और यही दोनों चीज़ें ना, सारी जितनी भी चीज़ें उनके तीनों भाई बहनों को भी मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे बचपन में, और ये थे, पहला रामंधा शास्त्री, दूसरा अरविंदन, और तीसरा शिव प्रकाशन। तो रामंधा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों नाम आपको याद रख लेने हैं। ऑल दीज बॉयज, जितने भी तीनों बच्चे थे, वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो तीनों बच्चे थे वो परंपरागत जो हिंदू रूढ़िवादी, इन्हें बोलते हैं रूढ़िवादी, जो पुराने विचारों को मान के रखते हैं, रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के थे जितने भी तीनों दोस्त थे। और हमें पता है अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान थे, और ये तीनों कौन हो गए? हिंदू ब्राह्मण हो गए। ठीक है। अब एज चाइल्ड, एज चिल्ड्रन, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and up अपब्रिंगिंग। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी कभी धार्मिक भिन्नता, ये जो धार्मिक भिन्नता है इनके पास, ये अलग अलग धर्म के रिलीजियस डिफरेंस, और लालन पालन, जैसे कि इनका अपराइज अपब्रिंगिंग हुआ था बड़, ये जैसे ही चारों बड़े हुए थे उसके हिसाब से, तो लालन पालन में अंतर के कारण आपस में कभी अंतर नहीं समझा। इन्होंने कभी ये नहीं समझा कि भाई ये धर्म अलग है और इनका बचपन अलग से, इनका लालन पालन अलग हुआ है, तो इनमें कोई अंतर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इनमें कोई भी अंतर इन्होंने नहीं समझा। और ये बहुत अच्छी बात थी उस समय। रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब जो इनमें से एक उनका दोस्त था, जो ये था रामानंदा शास्त्री, जो रामानंदा शास्त्री थे, वो क्या थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और जो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, जो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री हैं, वो एक मंदिर है रामेश्वर मंदिर, सबसे
और उस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे, हाई प्रीस्ट थे वो। ठीक है, तो ये प्रीस्ट थे। लेटर ही टूक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये रामानंदा थे, उन्होंने क्या किया, अपने पापा के जो पद था उसको वो ले लिया उन्होंने। तो ये पुत्र तो थे ही, बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद प्राप्त किया, यानी वो मंदिर के वो ही पुजारी बन गए। अब अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब वो जो दूसरे उनके दोस्त थे अरविंदन, वो कहाँ चले गए, उन्होंने व्यवसाय कर लिया, उन्होंने बिजनेस कर लिया किसका, जो पिलग्रिम्स होते थे, जो लोग बाग होते थे और घूमने के लिए आते थे, या फिर और जो मंदिर वगैरह में जाते थे पिलग्रिम्स, तो उन लोगों के ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने वाले बिजनेस में वो लग गए, यानी दूसरे भी अपने काम में लग गए। एंड द शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो तीसरे दोस्त थे इनके, शिव प्रकाशन, वो बड़े होकर क्या बन गए, रेलवे में, साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे। दक्षिण रेलवे में भोजन प्रबंधक ठेकेदार बन गए थे। तो ये तीनों दोस्त अपने ऐसे बन गए। और हमें पता है कि जो ये चौथे दोस्त थे इनके, यानी ये तीन चौथे ही, अब्दुल कलाम, ये क्या बन गए थे, रॉकेट मैन बन गए थे, बाद में साइंटिस्ट बन गए थे, और ये फिर राष्ट्रपति भी बने थे। अब पांचवा देखते हैं, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। तो जो सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती है वो हर साल होती है। तो इस समय आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। रामा तीर्थ, ये जो राम तीर्थ है, तो वो बताया जा रहा है, वो बता कह रहे हैं कि जब श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के दौरान जो इनका परिवार था, हमारा परिवार, विशेष प्लेटफॉर्म पर बनी नावों की व्यवस्था करता था, जो बोट की व्यवस्था करता था, जो एक प्लेटफॉर्म पे बनी होती थी। और जो प्लेटफॉर्म होता था वो क्या करता था, जो लॉर्ड, जो भगवान की मूर्ति थी, उनको है ना, मंदिर से विवाह स्थल तक, मंदिर से लेकर के टेम्पल से विवाह जो मैरिज साइट होगी वहां तक उसे लेके जा सकते थे। जो विवाह स्थल तालाब के मध्य में स्थित था तथा जिसे राम तीर्थ कहा जाता था। और जो विवाह स्थल था वो क्या था, एक पॉन्ड पर, मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ कहा जाता था उसे, विच वॉज नियर अवर हाउस, और जो कि हमारे घर के पास में था। ये कह रहे हैं ये हमारे घर के पास में था। अब इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, जो रामायण के जो इवेंट्स होते थे और जो प्रोफेट के बारे में, जो पैगंबर थे, उनके जीवन के बारे में जो भी होते थे, वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि जब हम बच्चे के जब सोते थे, और सभी बच्चों को और मुझे भी, तो हमारे जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी, वो सिर्फ हमें ना रामायण के इवेंट के ही बारे में नहीं बताती थी, वो जो लाइफ ऑफ प्रॉफिट, जो पैगंबर थे, उनके बारे में भी बताती थी। जैसे कहते हैं ना, एक हिंदू होता है तो उसे हिंदू भगवान के बारे में बताया जाता है, और जो मुसलमान होता है उन्हें मुसलमानों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर पैगंबर के साथ तो जानकारी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो रामायण की जो कहानियाँ थी, जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी स्कूल में, अब पढ़ाई जाती हैं, उनके बारे में भी उनको रात के सोते समय बताया जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्हें एक तरीके से सेकुलर बना रखा था, और इसमें उन्हें कोई ऐसा एक तरफ विचार नहीं था उनके कि मुसलमान ऐसे होते हैं और हिंदू से डरना चाहिए, या ऐसा कुछ भी नहीं था इनके आगे, जैसा आजकल होता रहता है। तो ये अपना बता रहे हैं कि इनके घर में ना बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे सबके बारे में शिक्षा दी जाती थी, और हमने देख ही लिया ये सब उदारवादी थे। अब छठा देखते हैं, इसे देख करके फिर आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। One day when I was in the fifth standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। वो कह रहे हैं कि एक दिन जब वो पाँचवीं क्लास में थे, और उनका स्कूल का नाम था रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, इस स्कूल में थे जब वो पाँचवीं क्लास में थे, एक नया टीचर उनकी क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। वो क्या करते थे, एक यूज टू का मतलब होता है पहले पहन के रखते थे, लेकिन अब नहीं रखते। तो एक कैप पहन के रखते थे वो, तो जिससे है ना उनको लगता था, उनकी पहचान हो जाती थी कि वो एक मुस्लिम है। तो
मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ, इसके बिल्कुल ट्रांसलेशन। मैं अक्सर एक टोपी पहनता था जो मुझे मुस्लिम चिन्हित करती थी। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, जो उनका दोस्त था। तो मैं हमेशा प्रथम पंक्ति में रामानंदा शास्त्री के निकट बैठता था। हु वोर द हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, और जो क्या पहनता था, एक पवित्र धागा पहनता था जिसे बोला जाता जनेऊ, वो पहनता था। क्योंकि वो पंडित थे तो वो जनेऊ पहन रहे थे, तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि वो एक जो जो मुसलमान है वो टोपी पहन रहा है, और एक जो जनेऊ है उसने वो भी पहन रखा है। लेकिन यहाँ पर देखना, अभी एक चीज़ अलग चीज़ होगी। दोनों ने कुछ ना कुछ पहन रखा है धर्म से रिलेटेड। आप देखना यहाँ क्या होगा। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैक अ हिंदू प्रेस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब वो कुड नॉट स्टोमक यानी कुड नॉट टॉलरेट, इसका मतलब ये होता है कि जो नया टीचर था ना, वो ये सहन नहीं कर सका कि एक हिंदू प्रेस्ट के जो बच्चे के साथ एक मुस्लिम बॉय बैठ सके। वो टीचर बड़ा ही अजीब था, वो उस मेंटेलिटी का था, पुरानी मेंटेलिटी का, जो अभी हमने देखा था रूढ़िवादी था वो, तो उसी मेंटेलिटी का था। अब उसको ये सही नहीं लग रहा था कि एक हिंदू बालक के साथ, जो पंडित था, पंडित के बालक के साथ एक मुस्लिम बॉय बैठे। अब ये भी तो कर सकता था कि भाई एक मुस्लिम बच्चे के साथ एक हिंदू लड़का क्यों बैठ रहा है, लेकिन उन्होंने उल्टा किया इस टीचर ने, और इसको ये दुख हुआ कि हिंदू के साथ मुस्लिम नहीं बैठेगा। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस। अब इनको उन्होंने क्या किया, हमारे सामाजिक दर्जे के अनुसार, जो सामाजिक दर्जा होता है, सोशल रैंकिंग, इसका मतलब होता है जैसे कि 4 वर्ण होते हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और फिर शूद्र, वैश्य और शूद्र ऐसे आते हैं। तो इन्होंने भी इसी रैंकिंग के हिसाब से वो टीचर ने है ना सबको देखा, और इनको इनको सबसे पीछे बैठा दिया। वैसे सबसे आगे बैठते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पीछे बैठा दिया। तो कह रहे हैं ये हमारे सामाजिक दर्जे के अनुसार, जैसा कि अध्यापक ने समझा था, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। और वो इस बात से ना बहुत दुखी हो गए, और रामानंदा शास्त्री भी बहुत दुखी हुआ। तो आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो रामानंदा शास्त्री, मुझे बहुत दुख हुआ, और ऐसा ही दुख रामानंदा शास्त्री को भी हुआ। ही टुक अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। अब वो क्या हुआ था, जैसे ही मैं अंतिम पंक्ति में अपनी सीट पर गया तो वह बुरी तरह से उदास दिखाई दिया। ठीक है, अटरली डाउनकास्ट, पूर्णतया बहुत उदास हो गया वो, डिप्रेस्ड, सैड और डिप्रेस्ड। यानी अटरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, और डाउनकास्ट मतलब है डिप्रेस हो गया। वो इतनी बात से बड़ा परेशान हो गया जो रामानंदा था, और वो इतना परेशान हो गया कि बाद में द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। वो कह रहे हैं ये इतना खतरनाक था कि जब वो उठे थे, पीछे चले गए थे, तो उनका जो दोस्त था वो बहुत रोने लग गया था, और ये इस चीज़ की छाप है ना उनके पूरी ज़िंदगी पर पड़ी थी। तो वो इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ। जब मैं अंतिम पंक्ति में चला गया जब मैं अंतिम पंक्ति में चला गया पीछे, तो उसके रोते हुए चेहरे की छाप सदैव के लिए मेरे मन पर अंकित हो गई। तो जो ये रो रहे थे, तो हमेशा से उनको ये लगा ये बहुत गलत हुआ है। और आपको पता है बचपन में ऐसा कुछ होता है तो हम उसे कभी भूलते नहीं हैं। और इनके मन में जो ये छाप हुई थी, तो इन्होंने सोच लिया था कि इसको बदलाव कैसे लाया जाए, इसमें बदलाव कैसे लाया जाए। तो ये अब 7वां है, इसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो वो तब तक के लिए बाय बाय।